सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पॉलिटिकल साइंस जिन स्टूडेंट्स के पास में सब्जेक्ट है तो उसका प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ये वही बुकलेट है जो एग्जाम में आई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और मैंने दोनों में टिक लगा रखे हैं। मैं डिक्टेट तो हिंदी मीडियम में करूंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना इंग्लिश में देख सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल किए हैं व्यूवर 2016 तक के अवेलेबल कर लिए हैं। 2021 का मैं ऑलरेडी कई दिन पहले करा चुका हूं, अब 2020 का मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं इस वीडियो में। तीनों पेपर्स मेरे पास में आ चुके हैं 2016 से 2021 तक के। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये तो कंपलसरी पेपर है आपका। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ स्टूडेंट्स के पास में रहता है और दूसरा पेपर रहता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो वो भी उन दोनों में से आपको एक पेपर लेना होता है। किसी स्टूडेंट्स के पास इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता है और किसी स्टूडेंट्स के पास में जो है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो 600 क्वेश्चंस हैं मेरे पास में लगभग। आपको अगर पीडीएफ इनकी चाहिए तो आप 45 रुपये मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर जमा करा के गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 600 क्वेश्चन मुझसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या आपको जो है उसमें से कोई पेपर दूसरा या इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है तो इसके भी आप 45 रुपये जमा करा के मुझसे 600 क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। फ़ोन मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। फ़ोन उठाने का थोड़ा समय कम मिल पाता है और सभी स्टूडेंट से बात करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैसेज करिएगा। आपको जिस नंबर से आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करेंगे उसी नंबर पर आपको PDF तुरंत सेंड कर दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, उसमें आंसर लगे होंगे। मैं आंसर इसलिए टिक लगा रहा हूँ क्योंकि दो बार PDF बनाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आंसर टिक लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में रिवीजन पर्पस से आसानी हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है? तो विचार है लूथर गुलिक का। निम्न में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई? ये की गई प्रथम बार ब्रिटेन में। व्यूअर्स देखिए, टिक मैंने आपको बताया इसलिए लगा देता हूं क्योंकि दो बार PDF फाइल बनाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि स्टूडेंट्स PDF फाइल परचेज करते हैं, इसलिए आंसर मैंने टिक लगा करके डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये वाली बुकलेट आपकी कम से कम 14 पेज की है ना। तो 13-14 पेज की ये बुकलेट है, तो इतना संभव नहीं है कि कुछ अगर बच्चे सोचें कि रिवीजन पर्पज से भी मैं उन्हें ये करवाऊँ और PDF के लिए फिर दोबारा से मैं निशान लगा के जाऊँ, क्योंकि इतना संभव नहीं होता है। तो इसलिए आंसर लगा दिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? तो देखिए, तीनों ही मुख्य दोष हैं। यह एक खर्चीली व्यवस्था है, यह संगठन में उच्च और अधीनस्थ की भावना पैदा करता है और यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आज्ञा पत्र, जिसे हम रिट भी कहते हैं, भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है? तो वो है निषेधाज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया? ये किया गया सन 1964 में। किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? ये है अमेरिका में। कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वभौमिक उद्यम समिति के लिए लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है? तो लोकसभा से की जाती है 15 और राज्यसभा से की जाती है 7। एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित अथवा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को कहा जाता है। देखिए, प्रतिवेदन को हम इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं।
तो अंतर व्यक्तिक संवाद है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखें कि अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, है ना, और अगर आप फ्यूचर में टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं, तो यही वाले क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि बीएड एंट्रेंस के लिए भी ये आपके क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। अगर इसमें आपके पास हिंदी भी है या इंग्लिश है या हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है या एजुकेशन है, तो आप सभी वीडियो की स्टडी बीएड एंट्रेंस के समय पे मेरी प्लेलिस्ट में से कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विनियोग लेखा की जांच की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? वो सौंपी जाती है लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की? वीपी सिंह ने। किस देश में राजकीय सेवाओं को बेचा जाता था? फ्रांस में। कब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय स्कीम लागू की गई? 1966 में। किसने कहा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है? ये कहा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? पहली। प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है नौकरशाही। इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है राजकोष। किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है? 2017 से देखिए ये भारत में शुरू हुआ है। पहले कोई डेट फिक्स नहीं होती थी, फरवरी मिड में भी हो जाता था, फरवरी एंड में भी हो जाता था, लेकिन सन 2017 से 1 फरवरी को फिक्स कर दिया गया है कि भारत का जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 370 को कब निरस्त किया गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निरस्त किया गया ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त 2019 को। निम्न में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवहृत मॉडल को विकसित किया? शैनन और वीवर ने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए वो होता है प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पद दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो नाम दिया जाना सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पहले योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था, तो अब नीति आयोग है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के। तो अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ना होकर के कोई और बन जाता है तो फिर वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जो एक डेजिग्नेशन है उसी का नाम दिया जाना सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग अब नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 यूनिवर्सिटी ने काट दिया था तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 22 लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है। देखिए दोनों ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने ठीक माने हैं, संगठन और प्रबंध भी, और बी संगठन तथा प्रणालियाँ भी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये दोनों ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डाइसी। राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए, तो वो है वुड्रो विल्सन। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित हैं, तो वो हैं समस्त प्रशासकीय गतिविधियां। भारतीय संविधान है तो ये जनता द्वारा निर्मित है। ठीक है,
जनता द्वारा निर्मित है। कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करने की मांग की जाती है? तो वो है प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, देखिए ये होता है 6 वर्ष का। इसको हम शॉर्ट में कैट बोलते हैं। पूरा नाम होता है इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में एक होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार कहा जाता है? अनुच्छेद 32। किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है? डिमॉक ने। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड के लेखक निम्न में से कौन है? तो वह है जॉर्ज गांट। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। यानी कि अगर हम इस वाले की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है, लोक प्रशासन के क्षेत्र से। निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना? एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकता के रूप में की है, तो वो है एम क्रोजियर। लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बतलाया है? तो वो है विल्टर बेजहॉट। साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है? तो ये संचार से, कम्युनिकेशन से संबंधित है। संचार का जो दूसरा शब्द होता है वो होता है संप्रेषण, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? फ्रांस। निम्न में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? वुड्रो विल्सन। किसने कहा राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सर्वमान्य है? इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है, तो वो है ब्लटशली। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति वो कौन सी है? तो वो है वैज्ञानिक पद्धति। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ 19वीं शताब्दी में। एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है, तो वो है आदेश की एकता, है ना, ये सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है? देखिए वो है आपका सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध। राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिकतम रोक सकती है, तो 14 दिन के लिए रोक सकती है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा हमारी जो पार्लियामेंट होती है, संसद, उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप सभी जो हैं ध्यान रखेंगे इसका कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें मैं ऐसी बीच में बता देता हूं जो कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 46वां क्वेश्चन है आपका। तो 14 दिन तक रोक सकती है, ध्यान रखना इसका जो आंसर है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित हुआ था ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की? तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है कि नॉर्वे, फिनलैंड और
डेनमार्क। ठीक है, आपने नोकिया का मोबाइल सुना होगा, तो नोकिया का जो मोबाइल जो आता था ना, तो वो फिनलैंड में बनता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? स्वीडन में। निम्न में से मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी कि निम्न में कि नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। निम्न में से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? तो वो कहा एप्पलबी ने। इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की रचना है, तो वो है वेबर की। लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? देखिए, राष्ट्रपति की। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई नया अधिनियम या कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति की, है ना, अनुमति लेना जरूरी होता है। बिना उनके सिग्नेचर के कोई भी कानून या अध्यादेश पास नहीं होता। सिविल सेवकों की अमानता का संबंध है, तो वह तटस्थता के सिद्धांत से। हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है? देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक तो ब्रिटिश और दूसरी अमेरिकी। ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रिंटिंग लाइट है व्यूवर्स, माफी चाहूँगा इसके लिए। प्रिंटिंग लाइट होने से थोड़ा पीडीएफ भी सही नहीं बन पाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रशासन का अर्थ है, तो ये है प्रबंध करना। उत्प्रेरक सरकार निम्न में से किसकी विशेषता है? तो उत्प्रेरक सरकार निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं, है ना? तो ये उद्यमी सरकार की विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है, जिसका अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विभाजन, है ना, द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है? लंडशली को। ये भी पहले भी आया था क्वेश्चन। अब देखिए कुछ आगे 6-7 क्वेश्चन मैचिंग के आएंगे, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। यानी कि आपकी जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 के साथ आपको ये बताना है। तो लिस्ट 1 में आपको लेखक दे दिया है और लिस्ट बी में आपको इनके द्वारा लिखी गई बुक्स दे दी हैं। तो हम सीधे सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। देखिए, हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद MP फोलेट ने लिखी थी डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एल्टन मेयो ने लिखी थी ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। और जो डी है आपका R. लीकर्ट, उन्होंने लिखी थी न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। R. लीकर्ट का जो हमारा लीडरशिप का जो चैप्टर है उसमें इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, है ना। तो लीकर्ट जो है वो जब भी कभी आ जाए तो वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 60 यूनिवर्सिटी ने काट दिया था। 61 एक औपचारिक संगठन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो समाज के प्रति सेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सुधार का उपयोग निम्न में से किसके माध्यम से प्रोत्साहित करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है ना। 1, 2 और 3 यानी कि विश्लेषणात्मक कार्य, तकनीकी सहायता और व्यापक क्षेत्र तथा व्याप्त कार्यकलाप। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन
कि यह अनुक्रियाशील है और यह यथास्थिति को बढ़ावा देता है। 64 विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में क्या सही है? बी ऑप्शन कि राजनीतिक अस्थिरता, संसाधनों का अभाव और सांस्कृतिक अवरोधक, है ना। 1, 2 और 4 देखिए मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होगा। 65 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाअधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 165। बजट के साथ निम्न में से कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन, एक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, माफी चाहूंगा, गलत बोल गया। 2 नंबर बजट पर व्याख्यात्मक स्मरण पत्र, उसके बाद 3 नंबर अनुदान की मांगों का सार, उसके बाद 4 नंबर विनियोग विधेयक और उसके बाद 5 नंबर वित्त विधेयक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है। अभिकथन और उसका तर्क दिया है आपको कि लोक लेखा समिति को कभी कभी अनुमान समिति की जुड़वा बहन बताया गया है। तो अब इसमें तर्क क्या दिया गया है कि लोक लेखा समिति एवं अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही है। मतलब कि जो हमें अभिकथन दिया है वो भी ठीक है और जो हमें उसका लॉजिक दिया गया है, रीज़न दिया गया है आर, तो वो भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। चलिए 68 भी ऐसा ही है कि भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है और तर्क दिया गया कि आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना है। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और और ए का आर सही स्पष्टीकरण है ना। ये थोड़ा सा मैंने हाथ से ठीक कर दिया है इसको, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में सही है। चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 69, ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है कि एक तो आपका लोकपाल विधेयक है और दूसरा उसको पारित करने की जो है वो डेट दी गई है। तो आंसर नंबर जो आपका बी है वो सही है ना, कि इसमें लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो वो 4 अगस्त 2011 को, उसके बाद लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया 22 दिसंबर 2011 को, उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित किया गया तो वो है आपका 18 दिसंबर 2013 को और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया तो वो है 17 दिसंबर 2013 को। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है आपका जी। यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं है। तो ये कहा रॉबर्ट एस लिंड ने। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग निम्न में से कौन से कार्य करता है? तो इसमें भी देखिए आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो हम सीधा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये आप चारों क्वेश्चन की स्टडी कर लीजिएगा, चारों पॉइंट्स की, ये चारों जो हैं बिल्कुल ठीक है। 72 निम्न में से किस वर्ष में विनिवेश विभाग को पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका 10 दिसंबर 1999 को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं? तो बी ऑप्शन है ना, 1 और 2। एक तो संसाधनात्मक शासन व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, दूसरा लिखित संविधान हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई 8 फरवरी 2015 को। कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो देखिए न्यायपालिका का बजट से कोई भी लेना देना नहीं होता, तो न्यायपालिका सही है।
भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। 77 क्वेश्चन काट दिया यूनिवर्सिटी ने। भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है, तो वो है प्रक्रिया। पोस्ट कार्ड में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है? तो वो होता है प्लानिंग, नियोजन। संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान है, तो वो है लूथर गुलिक। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? तो वो हैं 5 विभाग। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लगभग 25 मिनट की हो गई है, तो कोशिश करते हैं जल्दी ये हो जाए पूरी। 82 की नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1991 में। 83 फिर यूनिवर्सिटी ने काट दिया था। देखिए जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी काट देती है ना, उसमें कुछ संशय होता है यूनिवर्सिटी को भी, या कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनके आंसर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके मार्क्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि अगर कुछ क्वेश्चंस कट गए तो वो मार्क्स आपके भी चले जाएंगे, तो वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बच्चों की गलती नहीं होती है, वो यूनिवर्सिटी की गलती होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान स्थित है हैदराबाद में। निम्न में से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? शास्त्रीय विचारधारा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है दिल्ली में। अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये कहा आपके कून्स ओडोनल ने। वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है? फरवरी के प्रथम दिन। देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था, बस लैंग्वेज चेंज कर ली है ना, 1 फरवरी को होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम कहते हैं IAS, है ना, IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा पूरा नाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो के आधारभूत आपके प्रशिक्षण का लक्ष्य यह नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है कि कमजोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो है सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंध है? ये देखिए संचार से संबंध होता है, कम्युनिकेशन से, और अनौपचारिक जो संप्रेषण है उसी को ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण, है ना, तो ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी लोक कमियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? तो वो है पद यानी कि पोस्ट। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है? देखिए इंग्लैंड, और केवल इंग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यायपालिका ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती जिसे वहाँ की संसद ने, पार्लियामेंट ने पास कर दिया गया हो। तो ये केवल इंग्लैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? तो वो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 243I। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मांग में वृद्धि करना। ई गवर्नेंस महत्व देता है, देखिए वो है कागज रहित प्रशासन को।
वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं तो वो हैं अति सीमित। केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग है तो वो है वित्त आयोग। और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है तो वो है जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की है, इसके हिसाब से ही मैंने आपको ये आंसर सभी बताए हैं ना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर सीसेस यूनिवर्सिटी ने ही अगर गलत आंसर बताया हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से ही मैंने आपको इस सारे के सारे आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर केवल एक ही पेपर है, तो धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि मैं इसमें और ऐड करता रहूं। ठीक है, थैंक यू।